हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का हमारे चैनल भारत भूमि विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित मुख्य परीक्षा के पेपर नंबर 2 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग पर आधारित है। हमने निबंध लेखन पेपर 2 के लिए एक सिलसिला, एक सीरीज शुरू करने के बारे में सोचा है। इसमें हम बहुत जो ज्वलंत मुद्दे हैं जैसे आतंकवाद, नक्सलवाद, सुराजी गांव योजना, ऐसे विभिन्न हाईलाइटेड जो मुद्दे हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन पर निबंध बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करने के बारे में हमने सोचा है। इसी सीरीज में हमने आज का जो टॉपिक है वो आतंकवाद चयन किया है। आतंकवाद पर निबंध हमने, हालांकि ये जो निबंध है आपके सामने जो प्रस्तुत हम करेंगे वो 1000 से 1200 शब्दों से के आसपास में है, लेकिन आपको एग्जाम में निबंध लेखन में शब्द सीमा इससे कम है। थोड़ा ज़्यादा हमने इसलिए रखा है क्योंकि इस निबंध को पढ़ करके आप थोड़ा सा जब ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा कम लिख पाएंगे। इसलिए इन सारी तथ्यों को, इन बातों को आप फ्रेमिंग करके अपने पास रखेंगे और इसको अच्छे से अपना तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं निबंध क्या है। आतंकवाद। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि समस्या क्या है, कारण अर्थात क्यों है, वर्तमान स्थिति, इसमें आंकड़े, तथ्य देखेंगे, जो विभिन्न घटनाएं, समाधान, अंतिम में हमको समाधान देना है, कंक्लूजन। इस तरीके से हमको अपने निबंध को फ्रेमिंग करना है। एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, एक निबंध में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है, कैसे उसकी पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, इसको आप जब एक फ्रेमिंग किया हुआ एक निबंध देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, तभी जाकर के आप इस चीज़ों को समझेंगे। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए कम से कम आपको 10 से 15 निबंध किसी भी टॉपिक पर पहले पढ़ना चाहिए। जब आप निबंध पढ़ेंगे, जब समझ जाएंगे निबंध में किन किन बातों का समावेशन किया जाता है, निबंध में कसाव कैसे आता है, तब आप एक अच्छा निबंध लिखने लगेंगे। तो चलिए हम ये जो निबंध पढ़ने के दौरान आपको ये चीज़ें बीच बीच में बताते रहेंगे। और अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे हमको और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि है जिसे किसी खास संगठन या कट्टरपंथियों द्वारा अपने आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अंजाम दिया जाता है। कह रहा है कि आतंकवाद एक हिंसात्मक गतिविधि है जिसे खास संगठन जैसे अलकायदा, इंडियन मुजाहिदीन, ठीक है, इस तरीके की कोई खास संगठन होगी, या कट्टरपंथियों के द्वारा अपने आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक विचारों, लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अंजाम दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा पृष्ठभूमि इसका देखते हैं पीछे। आतंकवाद शब्द का पहली बार प्रयोग 1789 फ्रांस की क्रांति के समय हुआ। लैटिन भाषा में आतंकवाद शब्द का अर्थ है डराना। एक प्रकार से आतंकवाद किसी विनाशकारी शक्ति द्वारा एक प्रकार से आतंकवाद किसी विनाशकारी शक्ति के द्वारा विभिन्न तरीकों से उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भय की स्थिति उत्पन्न करता है। आप देखे होंगे जनरली जितने भी जो टेररिस्ट है, जो आतंकवाद है, वो अपना डरा धमकाकर सरकार को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, आतंक मचाकर। यही उनका उद्देश्य होता है, ये तरीका होता है ये अपनी बात मनवाने का। ठीक है, तो ये आतंकवाद का उद्देश्य आपको समझ में आता है कि हिंसात्मक गतिविधि है, विशेष संगठनों के द्वारा प्रायोजित होता है अपने धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। आज समूचा विश्व आतंकवाद के चपेट में है। ठीक है, आज समूचा विश्व आतंकवाद की चपेट में है। एक समय था जब ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और अमेरिकी जैसे महाशक्तियों को आतंकवाद से मुक्त माना जाता था, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आए दिन हम इन देशों में होने वाली आतंकवादी घटनाओं के बारे में भी सुनते हैं। भारत भूमि हमेशा से ही शांति प्रिय रही है। जियो और जीने दो का नारा उसका धर्म रहा है। लेकिन खेद की बात है कि अहिंसक और शांति प्रिय देश भारत में भी पिछले कई दशकों से सांप्रदायिक हिंसा एवं आतंकवाद का बोलबाला होता जा रहा है, जो एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या का रूप ले चुकी है। भारत में हुए हिंसक घटनाओं में पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का ही हाथ रहा है, चाहे वह 2008 का मुंबई हमला हो या 2016 का उरी हमला, या फिर अभी हाल ही में हुए पुलवामा हमला, जिसमें देश के कितने जवानों, सैनिकों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। कई बड़े हिंसात्मक संगठनों के पीछे पाकिस्तान ही रहा है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे हिंसात्मक संगठन धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर अपने उद्देश्य, देखिए यहाँ पे धार्मिक आधार आ गया, अभी हमने ऊपर देखा था आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए। तो उसी तरह लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद
जैसे हिंसात्मक संगठन धर्म के नाम पर लोगों को भड़काकर अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए उकसाते हैं, उन्हें हिंसात्मक बनाते हैं। आतंकवाद आपका कर्तव्य है, किसी को मारने से तुम्हें जन्नत नसीब होगा, जिहाद मिलेगा जैसी बातों से उन्हें धर्म के नाम पर हिंसात्मक बनाया जाता है। लश्कर तैयबा 1987, जिसे आर्मी ऑफ गुड भी कहा जाता है, जिसका सरगना प्रमुख हाफिज सईद है, जिसे 2001 का मुंबई हमला 2001 जो हुआ था उसका मास्टरमाइंड कहा जाता है। 174 लोग जिसमें मारे गए थे, इस हिंसात्मक गतिविधियों को ये जो संस्था है अंजाम दिया था। ये देखिए, ये तथ्य थोड़े से आपको इनको डालना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं फिर इसके आगे है 1998 में अस्तित्व में आई जैसे मोहम्मद जिसके सरगना प्रमुख मौलाना मसूद अजहर। आपको इनको याद करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन और उनके जो सरगना प्रमुख है उनको। तो 1998 में अस्तित्व में आई जैसे मोहम्मद जिसके सरगना प्रमुख मौलाना मसूद अजहर के नेतृत्व में इस संगठन ने भी देश की लोकतंत्र को आहत करने की कोशिश की। 2001 के संसद हमला, 2016 में पठानकोट एवं उरी हमला, फिर हाल ही में 2019 की पुलवामा हमला इस संगठन द्वारा किए गए जिसमें देश बार बार आहत होता रहा है। मतलब आपने क्या किया, बस ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख को आपको याद रखना है। इनके द्वारा जो अपना हिंसात्मक गतिविधि भारत में हुई, उन घटनाओं को सन के साथ में याद रखना है। इससे आपका निबंध जो है उसको मजबूती मिलेगी, उसको एक आधार मिलेगा। आगे देखते हैं, आतंकवादियों का ऐसा ही एक संगठन तालिबान है। ठीक है, आतंकवादियों का एक ऐसा ही संगठन तालिबान है जो शरिया के आधार पर देश चलाने हेतु हिंसात्मक गतिविधि का सहारा लेता है। ठीक है, शरिया इस्लामिक जो है अपना परंपरा कानून, उसके आधार पर। तो आतंकवादियों का एक संगठन तालिबान है जो शरिया के आधार पर देश चलाने हेतु हिंसात्मक गतिविधि का सहारा लेते हैं। वहीं मुजाहिदीन जिहाद, जो मुजाहिदीन है, वहीं जो इंडियन मुजाहिदीन, ये भारत में आतंकवादी एक संगठन जो है इंडियन मुजाहिदीन जिहाद के नाम पर आतंकवाद को फैलाने वाला समूह, जिसका निर्माण सऊदी अरब में हुआ, जिसने रसिया के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। ठीक है, ये मुजाहिदीन है, हमारे यहाँ इंडियन मुजाहिदीन है। उसके बाद में आगे देखते हैं, ओसामा बिन लादेन ने अरब लड़ाकों को मिलाकर अलकायदा का निर्माण किया। ओसामा बिन लादेन ने अरब लड़ाकों को मिलाकर अलकायदा का निर्माण किया, जिसने वैश्विक स्तर पर न जाने कितने हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया है, जिसमें अमेरिका जैसे विकसित देश भी ना बच सके। ठीक है, नाइजीरिया में गठित बोको हराम जैसे टैगलाइन पाश्चात्य धर्म शिक्षा हराम है। 2014 में गठित ISRS, ठीक है, ISIS है, जो ISIS संगठन है ना, ISIS जो सुन्नी मत को मानने वाले हैं, न जाने कितने सिया मानने वालों की जाने ली है इस संगठन ने। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे जितने भी अपना आतंकवाद जो घटनाएं हुई उनको समावेशन किया गया है। आप इनमें से कम जो जितना बताया गया है उसमें से आधे संगठन को लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं, क्योंकि निबंध आपको थोड़ा ज़्यादा इसलिए बताया गया कि आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो थोड़ा कम लिख पाएंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं, ये संगठन इतने हिंसात्मक है। देखिए यहाँ इससे पहले अभी तक हमने संगठन के द्वारा जो हिंसात्मक गतिविधि उस पर जिक्र किया। अब आगे देखते हैं, ये संगठन इतने हिंसात्मक है कि मानव जीवन का मूल्य इनके लिए कुछ भी नहीं है, बस ये किसी तरह हो अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगे हैं। ISIS, ठीक है, ISIS की शुरुआत 1999 में पश्चिमी इराक एवं सीरिया से हुई, जिसने 13 अक्टूबर 2006 से अलग इस्लामिक राष्ट्र की घोषणा की। इसके नेता अबू अल बगदादी है, जिसने संप्रभु राज्य के रूप में सीरिया एवं इराक में कब्जा भी किया हुआ है। बड़े भूभाग पर क्षेत्रफल पर अपना कब्जा किया हुआ है। कुछ मामलों में इसे अलकायदा से ज़्यादा क्रूर, कट्टरपंथी एवं सांप्रदायिक माना जा रहा है। यह ज़्यादातर कुर्दों, शिया मुसलमानों एवं ईसाइयों की हत्या कर रहा है। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व में सुन्नी अपना गर्व की भावना जगाने का प्रयास करना है। सुन्नी गर्व की भावना कि सुन्नी श्रेष्ठ है शिया से, ऐसा करके। वर्तमान में सोशल मीडिया के द्वारा आतंकवाद फैलाने वाली संस्था के रूप में कुख्यात है ये ISIS। सोशल मीडिया के द्वारा ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। कभी भी कोई हिंसात्मक गतिविधि करने के बाद में ये सोशल मीडिया पर आकर के ये कबूलनामा करते कि हाँ, ये घटनाएं हमने अंजाम किया है। उपरोक्त सभी संस्थाओं का उद्देश्य सांस्कृतिक केंद्र, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र पर चोट पहुंचाना रहा है, जिसके लिए उन्होंने
ठीक है, वैश्विक स्तर पर हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम दिया है। जैसे 11 सितंबर 2001 को अलकायदा द्वारा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला, जिसमें 2,996 जाने गई और 6,000 लोग घायल हुए। 13 दिसंबर 2001 का भारतीय संसद पर हमला, जिसमें दिल्ली पुलिस के जो 9 जवान, अपने दिल्ली पुलिस समेत 9 लोग जो है शहीद हुए थे इसमें। ठीक है, जैसे मोहम्मद ने इसको अपना अंजाम दिया था। 2008 का मुंबई हमला, देखिए जो पीछे हम लोग हिंसात्मक गतिविधि दिए ना, उसको आप इस तरह से कंक्लूड भी कर सकते हैं। वो जो पैरा था उसको आप यहाँ जिस तरीके से हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है, वो इसीलिए करके आपको दिखाएं कि उधर जो पीछे जो हिंसात्मक गतिविधि है उसको आप ऐसे कंक्लूड करके भी लिख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है 2008 का मुंबई हमला, लश्कर तैयबा जिसने देश की आर्थिक राजधानी को शिकार बनाया और 174 लोगों की जान ली। ठीक है, 2008 का मुंबई हमला, होटल ताज पर लश्कर तैयबा जिसने देश की आर्थिक राजधानी को शिकार बनाया और 174 लोगों की जान ली। चौथा पॉइंट है कि 2016 का पठानकोट एयरबेस का हमला एवं उरी हमला जो जैसे मोहम्मद द्वारा किया गया था, जिसमें देश के कितने जवानों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। और हाल ही में 14 फरवरी 2019 को इस संगठन के द्वारा पुलवामा हमला, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए। ये इतना हो गया। देखिए, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। फिर इसको आप थोड़ा और प्रिसाइज करके अपने पास रख लेंगे। इस कंटेंट को आने वाले आगामी एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, मदद होगी। अब देखते हैं आगे हम भारत में आतंकवाद रोकने के लिए किए गए उपाय, क्या क्या उपाय किए हैं। पहला पॉइंट, 2008 के मुंबई हमले के बाद भारत के आंतरिक सुरक्षा में व्यापक परिवर्तन किया गया है। दूसरा पॉइंट, मुख्य रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी में व्यापक सुधार किया गया। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल की शक्तियों को भी बढ़ोतरी की गई है। आपसे इंटरव्यू में भी सवाल पूछा जा सकता है कि भारत में अपना जो केंद्र के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा आतंकवाद से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, क्या प्रयास किए गए हैं। तो इसलिए आप इन बातों को अगर याद रखेंगे तो इंटरव्यू तक आपको ये मदद करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं कि चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद में एनएसजी हब स्थापित किए गए हैं। सीमा की घेराबंदी, फ्लड लाइट जो नाइट में जलाते हैं जिसको दूर तक देखने के लिए फ्लड लाइट, आधुनिक और उन्नत तकनीकों से निगरानी की जा रही है तथा तटीय सुरक्षा को मजबूत किया गया है। क्योंकि मुंबई हमले में जो है आतंकवादी लोग हैं वो अपना समुद्र के माध्यम से है ना आए थे, नाव के माध्यम से, नाविक बनकर। अगला पॉइंट है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम 1967 में 2008 व 2012 में संशोधित कर आतंकवाद से निपटने के लिए दंडात्मक कानूनों को और कठोर किया गया है। मतलब कह सकते हैं कि गैर कानूनी अपना गतिविधि रोकथाम जो कानून है उसको और मजबूत बनाया गया है। आतंकवाद के प्रति अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के हिस्से के रूप में भारत ने विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुउद्देशीय मंचों पर आतंकवाद के वित्त पोषण सहित सीमा उल्लंघन जैसे मुद्दों को उठाया है। आपने देखा होगा मोदी जी ने भी आतंकवाद पर उस समय जब 2019 में ये घटना घटी और 2016 में पुलवामा हमला हुआ, तब भी उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर इस बात को वैश्विक मंच पर रखा। ठीक है, जिससे विभिन्न देशों के द्वारा इनके जो वित्त पोषण पर लगाम लगाया जाए, अपना जो संस्था है आतंकवाद नियंत्रण के लिए जो है उन पर ये मुद्दों को उठाया था। सुझाव देखते हैं, सभी सुरक्षा एजेंसी को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त स्वतंत्र बनाने की जरूरत है। क्या है कि जो सुरक्षा एजेंसी होती है ये इतने एलिजिबल काबिल होते हैं कि ये अपने काम को बखूबी तरीके से करना जानते हैं, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग, इनका जो अपना मैनेजमेंट है वो अपना एक होता है। लेकिन क्या है कि विभिन्न जो राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से इनको इनके काबिलियत के अनुसार काम करने से जो है, इनकी काबिलियत के अनुसार अपने को काम करने को इनको मौका नहीं मिलता। इसीलिए ये भी एक बैरियर के रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए सभी सुरक्षा एजेंसी को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त स्वतंत्र बनाने की ज़रूरत है। वो आर्मी को जो चीफ ऑफ आर्मी है, चीफ ऑफ आर्मी डिफेंस स्टाफ, जैसे अभी हमारे देश में विपिन रावत जी हैं, उनके अंडर पे इनको रखना चाहिए कि वो इनको अपना ऑथराइज्ड करें। इस तरीके से आप अपने बात को रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, बांग्लादेश की आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिद्दीन पूर्वोत्तर में सक्रिय है, अतः पूर्वोत्तर में आतंकी समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है, पूर्वोत्तर भारत में। अगला पॉइंट देखते हैं, नदी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेसिंग
नदी के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेसिंग एवं नदी के नीचे सेंसर लगाने का भी काम करना होगा। अगर आप सेंसर लगाएंगे तो जो भी थर्मल सेंसिंग डिवाइस है या और भी डिवाइस है तो उससे कोई भी अपना गुजरेगा तो आपको कमांड सेंटर में आपको उस चीज़ की जानकारी मिल जाएगी। इस तरीके से आगे देखते हैं, आतंकवाद को वित्त पोषण, जो आतंकवाद को वित्त पोषण कहाँ से होता है इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि उनको फंडिंग कहाँ से होती है भाई, उनके अकाउंट्स होंगे, उनके फंडिंग होती है कहीं ना कहीं से, उस पर वैश्विक तौर पर देशों को साथ मिल करके अपना लगाम लगाने की ज़रूरत है। भारत की सामरिक लंबाई थल 1500 अपना 15,000 किलोमीटर होना चाहिए, जो 1500 लिखा गया गलती से, 15,000 किलोमीटर एवं तटीय सीमा 7,500 किलोमीटर है, जो काफ़ी अधिक है। इसलिए जब तक तकनीकों में सुधार संवर्धन नहीं होगा तब तक सीमा सुरक्षित नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं, मरीन पॉलिसी पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मरीन पॉलिसी जो सामुद्रिक, ठीक है, आज समय आ गया है कि विश्व की महाशक्तियां एक होकर आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हो, क्योंकि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। यह आप कंक्लूड कर रहे हैं अपने निबंध को, देखिएगा, आज समय आ गया है कि विश्व की महाशक्तियां एक होकर आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हो, क्योंकि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं जब संपूर्ण मानव जाति इस आतंकवाद रूपी दानव के गिरफ्त में होगा। भारत के सभी राजनीतिक दल एक होकर सरकार का साथ दें। इसके अलावा हम सभी को एक होकर अपने सैनिकों का हौसला मनोबल बढ़ाना चाहिए, जिनके अदम्य साहस, त्याग और बलिदान से हम सभी शांतिपूर्वक स्वतंत्रता से जी पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। ठीक है, याद रखिए, देखना कभी भी जब मोदी जी के द्वारा, मतलब मोदी जी नहीं, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ही कहें हम तो ज़्यादा बेटर होगा, भारत सरकार के द्वारा जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया तो विभिन्न राजनीतिक दल, आप उसका जो है विभिन्न राजनीतिक दल उसका वो मांग रही थी कि इसका सबूत क्या है। नहीं, ये वो दौर है, ये वो समय है कि आपको अपने राष्ट्र, अपने देश के साथ के लिए एकजुट होकर खड़े होना है। आपको अपने देश के अपने स्वतंत्र देश की रक्षा के मुद्दों पर अपना कभी भी जो है राजनीतिक दलों को अपना क्या कहते हैं अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। आगे जो है आप इस तरीके से एक कोटेशन या एक कुछ लाइन, कथन, तुकबंदिया के आधार पर अपने निबंध को बहुत आकर्षक बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि आंखों में अब अश्कों का सैलाब नहीं चलेगा, बहुत हो चुका नफरत का तेजाब नहीं चलेगा। आंखों में अब अश्कों का सैलाब नहीं चलेगा, बहुत हो चुका नफरत का तेजाब नहीं चलेगा। प्यार चलेगा साथ हमारे, मोहब्बत की सौगात चलेगी। सुन लो अब ये अमन के दुश्मन, आतंकवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद।